नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कार्मेल जूनियर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे अभिभावकों के समर्थन में भाजयुमो और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी सामने आया। टॉय पिस्टल के साथ टाटा मोटर्स गेट पर पकड़ाए कर्मचारी को कंपनी प्रबंधन ने थमाया चार्जशीट। और मांगे मान लेने के बाद IMI जमशेदपुर ने OPD बंद की घोषणा वापस ली। MGM अस्पताल में कामकाज सामान्य। अब खबरें विस्तार से। कार्मेल जूनियर कॉलेज प्रबंधन के विरोध में अब अन्य संगठन भी सामने आने लगे हैं। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी आगे आया है। मालूम हो कि BPL छात्रों से जबरन फीस वसूली के खिलाफ कार्मेल जूनियर कॉलेज के बाहर अभिभावक संघ के बैनर पर 6 अभिभावक 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मगर स्कूल प्रबंधन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी प्रबंधन के खिलाफ मैदान में कूद पड़ा। ABVP के यज्ञवेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में सदस्यों ने जिला शिक्षा अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मिशन स्कूल के द्वारा भी BPL बच्चों को बाहर निकाल दिया गया, उनको प्रमोट नहीं किया गया। उन समस्या को लेकर आज पहले भी हम लोग ने भिक्षाटन किया, पहले भी प्रिंसिपल से जाकर मिलने का, और उनका किस आधार पे उनको दर्जा मिला है माइनॉरिटी का, उसको हम लोगों ने मांगने का काम किया, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला। तो आज कि माइनॉरिटी का किस आधार पर दर्जा मिला लोगों को, कॉलेज स्कूल को, और राइट टू एजुकेशन को क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा है, और BPL बच्चों का क्या गुनाह है कि उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने से रोका जा रहा है। क्या गरीब बच्चों को इस देश में शिक्षा का अधिकार नहीं है कानून लागू होने के बावजूद भी? इन सब विषयों को लेकर हम लोग अपनी मांग को लेकर कि गरीब बच्चा को भी शिक्षा का अधिकार है, गरीब बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़े और समाज में समानता है, इसकी मांग को लेकर आज हम लोग एक ज्ञापन दे रहे हैं जिला शिक्षक अधीक्षक को, ताकि किसी भी प्रकार से गरीब बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ किसी को भी मजाक करने का, खेलने का अधिकार नहीं है। यदि किसी को अधिकार मिला है तो उस अधिकार को हम लोग उसका विरोध करेंगे और गरीब बच्चा को कार्मेल स्कूल से अविलंब जो हटाया गया है उसको वापस किया जाए और उनको पढ़ने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दूसरी ओर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी मोर्चा खोलते हुए कार्मेल जूनियर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। उपाध्यक्ष कैलाश कुमार ने कहा कि धरना पर बैठे लोगों की सुरक्षा एवं उनके स्वास्थ्य का ख्याल प्रशासन द्वारा बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। हम जो BPL परिवार जो धरना पे बैठे हुए हैं, जो जिसकी सुरक्षा के हेतु हम लोग आए हुए हैं, जो रात में काफ़ी दयनीय स्थिति रहती है, जिसको सूझबूझ लेने वाला कोई है नहीं, जो सरकारी विभाग की तरफ से जो 3 पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए थे, जिसमें से 2 गायब ही रहते हैं और एक जो रहते हैं वो रात में चल जाते हैं, और उनके पास में ना कोई हथियार है ना कुछ डंडा है। तो उस यदि अचानक, और कुछ महिलाएं भी अनशन पे बैठी हुई है, तो हम चाहते हैं कि कुछ सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर ही अच्छी हो। और जैसे कि आप देखे होंगे कि कल ही हम लोग को इमरजेंसी मेडिकल लेके जाना पड़ा, कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं हुई, 2 लड़के के मुंह से फेन फेंक दिया, जिसकी दयनीय स्थिति बहुत ही खराब है। तो हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के तरफ से और अभिभावक के संघ के साथ मिलके हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार तरफ से कुछ मेडिकल चेकअप की व्यवस्था की जाए, जैसे कि अभी हम लोग लेके MGM में उनको पानी चढ़ाया, सिरिंज, ये काम हम चाहते हैं प्रशासन के द्वारा हो। गत 18 फरवरी को टाटा मोटर्स गेट पर 2 टॉय पिस्टल के साथ पकड़े गए टाटा मोटर्स कर्मी मिथिलेश दास को कंपनी से चार्जशीट मिला है। गुरुवार को SP कार्यालय पहुंचे मिथिलेश दास ने कहा कि उस पर आरोप गलत लगाए जा रहे हैं और अब चार्जशीट थमा दिया गया है। उसने न्यूज टाइम्स को बताया कि PF लोन के लिए अप्लाई किया था, मगर उससे रिश्वत की मांग की गई है। मिथिलेश दास टाटा मोटर्स के अनुषंगी इकाई TML ड्राइव लाइन के कर्मचारी हैं। टाटा मोटर में 93 से लेके अभी तक मैं ड्यूटी कर रहा हूँ TM ड्राइव लाइन भी ट्रीटमेंट में, और मुझे कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। PF लोन लेने के लिए मैं जो ऑफिस जा रहा हूँ तो मोहम्मद मुमताज ने बोला कि मैं PF लोन पास करा दूंगा, मुझे रिश्वत दो। तो मैं जब रिश्वत नहीं दिया, मेरा गेट पास छीन के धक्का मार के गेट से बाहर फेंक दिया। संसद प्रत्याशी हूँ और मैं इसलिए झंडा उंडा बनाऊंगा, तो मैं PF लोन निकाल रहा हूँ। कौन पार्टी से हुआ? मैं बहुजन मुक्ति पार्टी, PMP पार्टी, तिरंगा झंडे पर खड़े, और मेरे बैनर उनर भी तोड़ दिया
और उसके बाद मेरे को धक्का मार के बाहर फेंक दिया। कब का घटना है ये? 18 तारीख की घटना है, 2:30 बजे। 18 फरवरी? हाँ, 18 फरवरी को। विजिटर रूम में जब मैंने गया तो बोला कि चलिए आपसे दूसरा रूम में बात करता। दूसरा रूम में जाके वहाँ पर गोंगली नाम के लड़का है, वो गेट पर खिलौना एयर पिस्टल था, एयर पिस्टल बच्चा खेलता है उसे। तो वही बच्चा वाला खिलौना लेके दोनों, एक बड़का बेटा के लिए एक छोटका बेटा के पिस्टल, मैंने वो एयर पिस्टल खरीदा था बच्चे को खेलने के लिए। वही पिस्टल लेके मैं गेट में आया और उसके बाद बोला नहीं तो नहीं भागो, नहीं तो पुलिस का भाग। फिर मैं अपने खुद पुलिस के पास में गया और उल्टा सीधा बयान भी लिख दिया कि मैं मानसिक स्थिति खराब है, ये है वो है करके को मांझा कहाँ पे? तलकोट थाना में। लखनऊ में जूनियर डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट व बदतमीजी की घटना से देश भर के डॉक्टरों ने विरोध प्रकट किया है। कल डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया और ओपीडी बंद रखने का निर्णय लिया था। न्यूज टाइम्स की टीम गुरुवार को एमजीएम अस्पताल पहुंची तो ओपीडी को खुला पाया। अस्पताल में दिनचर्या सामान्य रही। पूछने पर शिशु रोग विशेषज्ञ एवं आईएमए जमशेदपुर के उपाध्यक्ष डॉक्टर के चौधरी ने कहा कि उनकी मांगे मान ली गई हैं, इसलिए निर्णय वापस ले लिया गया है। दिल्ली से सेंट्रल आईएमए का जो निर्देश आएगा या वहाँ से रांची झारखंड आईएमए के निर्देश के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और अगर हम लोग की मांगे 12 बजे रात तक नहीं मानी गई तो हम लोग अगले कार्यक्रम के हिसाब से ओपीडी बंद करेंगे। लेकिन रात में ही खबर आई कि कानपुर में वहाँ पर जो मुख्य मांगे थी वो मान ली गई हैं और हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। तो इस तरह से ये आंदोलन का जो उग्र रूप बनाने का या अगला स्टेप था वो भी बंद कर दिया गया है। अगर ये सब बातें मान ली गई तो आंदोलन का कहीं कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हमारी मांगे पूरी हो गई तो हमारी विजय हुई है और इसलिए आज के ओपीडी बंद करने के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉज के बैनर तले गुरुवार को अधिवक्ताओं ने बैठक कर भारी संख्या में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की गई। अधिवक्ताओं ने इस संबंध में चीफ जस्टिस को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि कोई 6 माह पूर्व ही नए प्रावधान के तहत लंबित कंप्लेन केस को थाना भेजा जा रहा है, मगर थाना स्तर पर काफी विलंब किया जा रहा है, जिससे लोगों को न्याय मिलने में विलंब हो रहा है। अधिवक्ता इकबाल अहमद और अधिवक्ता जयंतो डे ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाया जाना बेहद जरूरी है। लोग इससे पहले भी बहुत सारा ये बात को उठाए हैं और चीफ जस्टिस के पास भी इसका प्रेजेंटेशन गया है कि भाई जो हम लोग जो प्रेयर करते हैं कोर्ट से कि भाई हम लोग का कॉग्निजेंस कोर्ट ले, मगर ज़्यादातर मतलब उसमें ये ऐसा होता है कि वो 156 क्लॉज 3 में उसको भेजा जाता है, ठीक है ना। और थाना में जाने के बाद क्लाइंट के साथ कैसा मतलब मायरा पेश आता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी मतलब उसके बाद उसका कोई समय सीमा भी नहीं कि वहाँ जाने के बाद कितना दिन बाद इंस्टीट्यूट होकर के आएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं, हमारा पूरा आयल की तरफ से हम लोग यही चाहते हैं और भी हमारा बाहर भी है जो कि मतलब हम लोग चाहते हैं कि बाहर इस पर मतलब ये करे, ध्यान दे। और हमारे चीफ जस्टिस जो हैं पहले कंप्लेन केस कोर्ट में दर्ज होते थे, अब कंप्लेन केस होने के बाद कॉग्निजेंस लिया जाता था एविडेंस के ऊपर। अब ये सिस्टम हट के अभी हो गया कि कंप्लेन केस फाइल करने के बाद ये भेजा जा रहा है थाना में। कब से हुआ ये हाल में करीब 6 महीना से हुआ है, तो थाना से फिर आने में विलम्ब हो रही है। इससे जो केस वगैरह दर्ज किया जा रहा है कंप्लेन के, इसमें काफ़ी धीमी चल रही है। कभी कभी कुछ को माने फायदा मिलता है, कुछ को फायदा नहीं मिलता है। केस जो हकीकत केस बनती है वो भी थाना से रफा दफा होने का चांसेस रहती है। इसीलिए जरूरी है कि हम लोग का मांग है कि पहले जैसे चलते थे कि कंप्लेन केस फाइल करने से कोर्ट में एविडेंस हो और इस एविडेंस के तहत कॉग्निजेंस लेते थे, वैसे ही चले। कोल्हान विश्वविद्यालय और एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को जमशेदपुर विमेंस कॉलेज में सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। उन्हें एनएसएस के विशेषज्ञों ने सेफ्टी की जानकारी दी। एनएसएस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुनील ने बताया कि इस कार्यालय का उद्देश्य है बच्चों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, ताकि जाने अनजाने वे किसी दुर्घटना के शिकार न बन जाएं। हम लोग सारे प्रोग्राम ऑफिसर्स को सेलेक्टेड वॉलंटियर्स को ट्रेन करेंगे सेफ्टी एक्टिविटीज़ के लिए और ये अपने कॉलेज में जाके अपने एनएसएस यूनिट्स को ट्रेन करेंगे। तो अभी हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है और इसमें प्रोग्राम ऑफिसर्स आए हैं सारे कॉलेज से और 40 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। मोटो है हमारा बच्चों को सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में ट्रेन करना।
जो बेसिक रूल्स हैं सेफ्टी के, डे टू डे एक्टिविटीज़ की सेफ्टी के, रोड सेफ्टीज़ के, और इसको लेके हम लोग कौन कौन से कॉलेज से आए हैं स्टूडेंट? जितने एनएसएस के हमारे विंग्स हैं सारे। निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन द्वारा 9 मार्च को बंग साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उक्त जानकारी एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए दी गई। निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन द्वारा 58वां सम्मेलन में राज्य भर से प्रतिनिधि भाग लेंगे। सोनारी सामुदायिक केंद्र में आयोजित होने वाले सम्मेलन में अनिल गुराई और जयंतो घोष प्रमुख रूप से शिरकत करेंगे। उक्त जानकारी शाखा सचिव झरनाकर ने दी। सोनारी कम्युनिटी सेंटर में निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन जमशेदपुर शाखा के 58th एनुअल कॉन्फ्रेंस आयोजन की है। इस बार के हमारे थीम है बांग्ला साहित्य में लघु कहानियाँ के उत्तरण, जिसमें एक प्रेसिडेंट और चीफ स्पीकर के रूप में आ रहे हैं श्री अनिल गुराई, जिन्होंने काफ़ी इस पर काम किए हैं, और जमशेदपुर के डॉक्टर अचिंता दास जिन्होंने इस पर चर्चा करेंगे। और स्पेशल हमारे प्रधान अतिथि के रूप में आ रहे हैं श्री जयंत घोष, सचिव, केंद्रीय सचिव निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन, श्री दिलीप भट्टाचार्य, प्रेसिडेंट स्टेट कमेटी निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन, जो अलग अलग समय में हम लोग विभिन्न कंपटीशन के आयोजन करके। साकची स्थित लाजपत पब्लिक स्कूल में स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की जा रही है। साथ ही दयानंद पब्लिक स्कूल से करार भी किया गया है। संवाददाता सम्मेलन बुलाकर लाजपत पब्लिक स्कूल के राजेंद्र सचदेव ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता के लिए स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की जाएगी। साथ ही दयानंद पब्लिक स्कूल से करार के तहत लाजपत स्कूल के बच्चे 7 से 12 तक की पढ़ाई दयानंद पब्लिक स्कूल में कर पाएंगे। एक लाजपत स्कूल साकची, एक हमारे पटंदा में, बामली में। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, ये आप लोगों को बताने के लिए कि एक तो हम लोगों ने यहाँ पे एक नई शिक्षा समिति बनाई है। मिस्टर ज्ञान तनेजा उस शिक्षा समिति को हेड कर रहे हैं। ये समिति बनाने का कारण था कि हम लोग स्कूल में जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे, उसके लिए हम लोगों ने स्पेशली ये बनाया है। कुछ जो हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट प्लान्स बनाए हैं वो इस तरह से हैं कि एक तो हम लोग यहाँ के टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे दयानंद पब्लिक स्कूल के साथ हम लोग का टाई अप है। 7th तक बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, 7th के बाद बच्चे अप टू 12th वहाँ पढ़ सकते हैं। कुछ हम लोगों ने ये भी डिसाइड कर रखा है कि हम लोग इस बार हम लोग कुछ स्मार्ट क्लासेस इंट्रोड्यूस करेंगे। IT सर, ये सबका मोटो क्या है करने के पीछे? स्कूल को डेवलप करना, स्कूल को इम्प्रूव करना हमारे लाजपत। हर वर्ष अधिवक्ताओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन होता है। विभिन्न स्पर्धाओं में अधिवक्ता बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। धालबूम क्लब में अधिवक्ताओं के लिए एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है। कैरम, बैडमिंटन, चेस, टेबल टेनिस जैसे प्रतिस्पर्धाओं में अधिवक्ता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिताएं 9 मार्च तक चलेगी। कि हर साल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ये जीतने और हारने के भी खेल रहे हैं। एक दूसरे क्या है, जितने लोग हैं काम करने के बाद अगर यहाँ खेल रहे हैं ना, उनके हरासमेंट जो है ना वो खत्म हो रहा है। कितने तारीख से कितने तक चलेगी? ये 9 को हम लोग का एक मैच है जो कि क्रिकेट होगा, और मैं क्रिकेट में कप्तान हूँ एक साइड से, एक पक्ष में, जो कि 9 को होने वाला है। कब से चल रही है गेम? ये कल से ही शुरू हुआ है, यानी 5 से शुरू हुआ है, और 9 को हम लोग का क्रिकेट मैच 4 दिन चलेंगे। 5, 6, 7, 8, 9 क्या गेम हो रहा है इसमें? एक पहले तो हो रहा है चेस, दूसरा हो रहा है कैरम, तीसरा हो रहा है आपका बैडमिंटन, और चौथा टेबल टेनिस, 5वां बैडमिंटन, क्रिकेट और क्रिकेट है। आइए अब एक नजर डालते हैं चाईबासा की खबरों पर। पथ निर्माण विभाग के कर्मचारी अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। उन्होंने पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले पथ निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने पहले शहर में रैली निकाली। रैली जब अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंची तो सभा में तब्दील हो गई। कर्मचारियों ने पदाधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महासंघ के जिला मंत्री काशीनाथ शाह के नेतृत्व में 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। काशीनाथ शाह ने विभाग के पदाधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए।
कि अभी कम से कम 14 तारीख तक जो हम लोग वापस आने दो। हम लोग को मानो है ना सर, उनका भी दुख दर्द हम लोग समझ रहे हैं। एक मिनट। आज का जो प्रदर्शन था अधीक्षण अभियंता या 8 सूत्री मांगों का संबंध में हम लोग का प्रदर्शन था। हमारा पहला मांग है तमाम कर्मचारियों का एसीपी एमएससीपी का लाभ है। ये जो आज हम इनसे अधीक्षण अभियंता से इस संबंध में 8 सूत्री मांगों के संबंध में कई बार वार्ता किया और ये इनका है, इनसे भी वार्ता हुआ, लेकिन हमेशा आश्वासन मिला इस माह में कर देंगे, उस माह में कर देंगे। आज तक हम लोग का नहीं हुआ। हम लोग चाहते थे कि वार्ता के माध्यम से ये समस्या के समाधान हो जाए। हमारा धरना प्रदर्शन वगैरह ये सब रजिस्ट्रेशन करना कोई पेशा नहीं है। हमने जब उनको एक चिट्ठी दिया ये तमाम बातों का कैसा ऐसे हमारे 8 सूत्री कर्मचारियों का ये मांग है, तो उन्होंने ऐसे अधीक्षण अभियंता ने एक हम लोग का लंबा चिट्ठी दे दी कि आप ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। हमने क्या बोला था? हमने कहा था कि आपके कार्यालय में हमारे कर्मचारियों से एसीपी एमएससी के बदले पैसा मांगा जा रहा है। एक राजकुमार यहाँ पर अग्रवाल है जो सहायक हैं, वे हमारे कर्मचारियों से कहते हैं एक लाल मोहम्मद था, उसका एसीपी एमएससी में 4 बोलते हैं आपका इसमें 4 लाख रुपया मिलेगा, आप 40,000 रुपया दीजिएगा तब आपका होगा। चाईबासा में मलेरिया की रोकथाम और जागरूकता के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सिविल सर्जन की देखरेख में एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। समापन करना है। जितने प्रतिभागी आए हैं सबका स्वागत करते हैं। सदर अस्पताल परिसर में जिला भर के मल्टीपर्पज वर्कर को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि कैसे क्षेत्र में काम करना है, मलेरिया के मरीजों को कैसे चिन्हित कर इलाज मुहैया कराना है। सिविल सर्जन डॉक्टर वीके तिवारी ने कहा, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी को खराब लिखे। उन्होंने मलेरिया के कर्मियों को जो MPW मल्टीपर्पज वर्कर हैं उनको हम लोगों ने बुलाया है। उसमें 2 हम लोग का उद्देश्य है। एक, उनको हम ट्रेनिंग दे देंगे। उनको हम लोगों ने टारगेट दे रखा है कि अपने अपने क्षेत्रों में उन्हें टारगेट दिया गया है कि आप ऐसे ऐसे कार्य करेंगे ताकि मरीज चिन्हित हो जाएं और उनका सही जांच और उपचार हो जाए मलेरिया वालों का। इसी संबंध में ये हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। साथ साथ उनका मूल्यांकन भी कार्य हम लोग करेंगे। टारगेट कितना है उनका, उन्होंने कितना टारगेट अचीव किया है, उसके हिसाब से फिर हम उनके कार्य का मूल्यांकन करेंगे। फिर उनका आगे में उनका सेवा अवधि विस्तार किया जाएगा। सरकार कहेगी नहीं अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए इनको सेवा विस्तार दिया जाए, है ना। कार्य अच्छा कर रहे हैं लोग, लेकिन अब उपलब्धि का फाइनल हम लोग बैठ के राउंड कर शाम में निकालेंगे कैसा है। उसके बाद हम लोग अप्रेजल करेंगे, उसका कैसा उनका मूल्यांकन करेंगे। और ये मेन है कि मलेरिया का रोगी को चिन्हित करना, उनकी जांच करना, समय पे दवा देना और उनको जरूरत है तो रेफर करना, जिसके लिए कि हम लोगों ने फंड दे रखा है सारे ब्लॉक्स को कि रेफर करेंगे तो मरीजों को पैसा नहीं लगेगा उसमें। ये पूरे जिले के लोग? जी, पूरे जिले के लोग हैं। 2 बैच में, कुछ आज आए हैं, कुछ कल आएंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस पदाधिकारियों को प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग दी जा रही है। सदर अस्पताल में पुलिस अधिकारियों को फर्स्ट एड के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। ऐसी बात है कि हमारा क्षेत्र और आपका क्षेत्र अलग-अलग है। कभी-कभी सदर अस्पताल परिसर में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में सदर PHC प्रभारी डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रोम और डॉक्टर दीपक कुमार द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। चुनाव के दौरान पुलिस जवान खुद कैसे बीमारी से बचेंगे और मतदान कर्मियों और आम जनता का कैसे ख्याल रखेंगे, इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया। डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रोम ने कहा, हमारे से काफी अनुभवी है क्षेत्र में काम किए हुए। ये लोकसभा का चुनाव सर पे है अभी। मेरे ख्याल से ये इसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है। इसको देखते हुए हमारे जो पुलिस के पदाधिकारी हैं और पुलिसकर्मी जो हैं दूर दराज क्षेत्रों में अपनी ड्यूटी निभाएंगे। इस दौरान उनमें जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा के बारे में उनको मूलभूत जानकारी हम लोग यहाँ दे रहे हैं ताकि दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ भी वो ड्यूटी में रहें अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सके और अपने साथियों एवं आम जनता भी जो इनके देख रेख में रहेगी उनके भी प्राथमिक स्वास्थ्य का देखभाल कर सकें। इसी के लिए छोटा सा कार्यशाला आयोजित है। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद उपायुक्त ने समाहरणालय में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनाव आचार संहिता के अनुपालन का निर्देश दिया।
या कुछ हम लोग को होता है लोहान रोड पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे पार्टी पहुंचने में दिक्कत या अन्य कारण। समाहर नाले सभागार में हुई बैठक में उपायुक्त अबूबकर सिद्दीकी ने चुनाव से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की। पश्चिमी सिंहभूम में 1005 मतदान केंद्र है। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा सरायकेला खरसावां जिले में पड़ता है, जहां 51 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। राजनीतिक दलों से इसका पालन करने को कहा गया। वर्तमान में जिले में 8,60,769 मतदाता है, लेकिन यह संख्या बढ़ेगी। ये भवन की स्थिति ध्वस्त प्रतिवेदित हो रहा है। बिल्डिंग है या कुछ हम लोग को होता है लोहान रोड पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे पार्टी पहुंचने में दिक्कत या अन्य कारण। सूची में नाम जोड़ने का अंतिम तिथि वो होता है इंग्लिश ऑफ नेम इन द इलेक्टोरल रोल आफ्टर 3 PM इन द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन इज नॉट अलाउड। तो जो नॉमिनेशन की लास्ट तिथि होंगी उस तिथि तक कोई भी आदमी अपना नाम यदि छूट गया तो जोड़ सकते हैं। उसके बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव का डेट घोषणा किया गया है। इसके आलोक में कमीशन के निर्देशानुसार हम लोग आज पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक किया गया। आपका मीडिया बंधुओं के साथ भी एक बैठक किया गया। जो इलेक्शन के जो सामान्य जानकारियाँ, जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश को हम लोग बताया गया है। हमारा जिला में झारखंड में जो इलेक्शन का तिथि जो आया है उसमें 17 अप्रैल को वोटिंग होंगी। नोटिफिकेशन 19 मार्च को शुरू होंगी। नॉमिनेशन 26 मार्च तक चलेगा और 17 अप्रैल को वोटिंग होंगी और पूरा देश के साथ 16 मई को काउंटिंग होंगी। जिले में कितने वोटर्स हैं जो इस लोकसभा चुनाव में भाग लेंगे? कितने बूथ बनाए गए हैं? अभी हमारा जो जिला में जैसे हमने बताया है आपको 1005 पोलिंग बूथ है और कुटपानी क्षेत्र में जो खूंटी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है उसमें 51 बूथ है और वोटर लिस्ट अभी भी जो अपडेटिंग जो फाइनल चल रहा है। आज के तिथि में हमारे पास 8,60,769 वोटर है और कुछ इसमें अंदर आएगा क्योंकि जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आने के हिसाब से। कोषांग वगैरह का गठन हो गया इलेक्शन कराने के? कोषांग का गठन हो गया है। जो कमीशन के हिसाब से हम लोग सभी कोषांग गठन करके नोडल पदाधिकारियों को घोषित किया गया है और कर्मियों को भी दिया गया है और सभी जिला में जो कार्य जितना सरकारी या पब्लिक सेक्टर या केंद्र गवर्नमेंट का जो ऑफिसर्स है वो सभी से कर्मियों का इंफॉर्मेशन हम लोग मांगा है। अधिकतर जगह से आया भी है। हम लोग कर्मियों का डाटाबेस तैयार कर रहे हैं तो ये पोलिंग पार्टी बनाए सके। आज से आचार संहिता के दायरे में सारे काम आएंगे इलेक्शन के? आचार संहिता जो इलेक्शन का जो आज से लागू है तो इलेक्शन के लिए जो कोई सरकार का नया स्कीम का लागू नहीं होगा। जो इलेक्शन कमीशन का जो कर्मी हो सभी कर्मी पदाधिकारी इलेक्शन कमीशन में ही डिप्यूटेड माना जाएगा। तो इलेक्शन के जो दिशा निर्देश का अनुरूप जो काम चल सकते वही चलेगा। बाकी नियुक्ति या नया स्कीम का शुरुआत ये सब बंद रहेगा और उसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज को भी बहुत सारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात है। वो पब्लिक जगह पे अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, सरकारी बिल्डिंग या सरकारी जगह पर नहीं कर सकते हैं और उसी तरह जो कम्युनल टेंशन या सामुदायिक टेंशन बनाने वाला किसी तरह का एक्टिविटी नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें हम लोग आज पॉलिटिकल पार्टी को भी ब्रीफ किया गया है ताकि फ्री